हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1830 का दशक यूरोप में बहुत तकलीफ और दुख लेकर आया। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में पूरे यूरोप में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। ज्यादातर देशों में जितनी जॉब्स थी उससे ज्यादा तो नौकरी ढूंढने वाले लोग थे। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और बहुत ज्यादा बेरोजगारी से परेशान पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। पॉलिटिकल एसोसिएशंस के मेंबर्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और समृद्ध कारीगर थे। जर्मन रीजन्स में बहुत सी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फ्रैंकफर्ट शहर में मिली और इन्होंने मिलकर एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यह पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। They drafted a constitution for a German nation, यानी उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को क्राउन ऑफर किया तो उसने अस्वीकार कर दिया और उसने उन राजाओं का साथ दिया जो इलेक्टेड असेंबली के विरोधी थे। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप के ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ने उन बदलावों को लाना शुरू किया जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। लार्ज लैंड ओनर्स को जंकर्स कहते थे। रशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन के आंदोलन का नेतृत्व किया। रशिया का चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का निर्माता था, जिसने प्रशिया की सेना और अधिकारियों की मदद ली। 7 ईयर्स के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशिया की जीत हुई और यूनिफिकेशन यानी एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बहुत ठंड थी। जर्मनी स्टेट्स के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क के साथ साथ प्रशिया के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल के बहुत ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। असेंबली ने प्रशिया के काइजर विलियम फर्स्ट के नेतृत्व में नए जर्मन एम्पायर की घोषणा की। 19th सेंचुरी के मध्य में इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इटालियन राजघराने का शासन था। नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अधीन था। सेंटर यानी मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और सदर्न रीजन्स स्पेन के बर्बन किंग्स के अधीन थे। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इटालियन स्टेट्स को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ गई। चीफ मिनिस्टर कैवोर, जिसने इटली के रीजन्स को एक करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाला था। कैवोर ने एक योजना बनाई। उसने फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिस वजह से सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में कामयाब हुआ। रेगुलर सैनिकों के अलावा भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व जीसेप्पी गैरिबाल्डी ने किया। 1860 में वे साउथ इटली और 2 सिसिलीज के राज्य में चले गए और वहां उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पा लिया।
1861 में इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव डाल पाया। 1798 में वॉल्फटॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन के नेतृत्व में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के सिंबल्स: ब्रिटिश फ्लैग जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, नेशनल एंथम था गॉड सेव अवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को खूब बढ़ावा दिया गया। उस समय राष्ट्रों को फीमेल फिगर्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने पीपल्स नेशन यानी जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसकी विशेषताएं भी लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और रिपब्लिक यानी गणतंत्र की थी। लाल टोपी, तिरंगा और कोकेट यानी कलगी। इसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में जर्मेनिया ओक ट्री के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन ओक हीरोइज्म यानी वीरता का प्रतीक है। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो सोर्स था वह बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव कहा जाता था। बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे। हर राज्य ये उम्मीद रखता था कि वह ज्यादा से ज्यादा इलाका हथिया ले। हर ताकत, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इस वजह से इस इलाके में कई युद्ध हुए और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.